हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर, जो हम 12th क्लास की एटम एंड न्यूक्लियाई जो हमारी यूनिट है वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसका जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है और इसका हमारे जो डिफ्लेक्शन है जो रदरफोर्ड मेथड में हमने देखी थी, कुछ हमारी जो रेडिएशन थी, कुछ रेडिएशंस हमारी वापस वैसे ही रिटर्न होके आ रही थी न्यूक्लियस से टकराते ही 180 डिग्री से, कुछ हमारी ग्रेटर देन 90 डिग्री से थी और कुछ हमारी जो रेडियस थी वो क्या थी, एंगल था वो हमारा लेस देन 90 डिग्री भी था। ठीक है, तो वो चेक करते हैं कि उसका हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, v है। तो इसका जो वेक्टर होगा, वेक्टर को हमें पता है मैग्नीट्यूड भी होता है उसका और डायरेक्शन भी होता है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है जो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, वो डायरेक्शन इन्होंने क्या दे रखी है, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है हमारा जो पैरामीटर है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किससे, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, जो हमारा सेंटर है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेंटर ये है, इसकी बिल्कुल सेंटर की जो हम लाइन लेते हैं, सेंटर की लाइन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी हमारी अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर की, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, बी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जो अगर हमारी कोई जो भी हमारा अल्फा पार्टिकल है वो इस एंगल से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ठीक है, किसी अल्फा एंगल से। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ये पता है कि जितनी ज़्यादा हमारी डिस्टेंस होगी, हमें पता है कि जो हमारी फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास डिस्टेंस होगी उतनी कम वहाँ पे फोर्स होगी। जैसे मान लो अब यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन है इनके बीच में। अब यहाँ पे तो अल्फा पार्टिकल और यहाँ पे हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बढ़ गई तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो फोर्स है वो क्या होगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास इम्पैक्ट जो हमारे पास पैरामीटर है अगर वो ज़्यादा है तो हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर मीन्स बी, अगर बी हमारा ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमारी जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जो हमारी फोर्स है वो डिक्रीज होगी तो इसका मतलब डेविएशन भी यहाँ पे क्या होगी, हमारी कम होगी। ठीक है, जो एंगल की डेविएशन होगी वो भी क्या होगी, हमारी यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेविएशन भी कम हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो अगर हम ये बी की जो वैल्यू है इसको हम क्या करें, बिल्कुल डिक्रीज करते जाएं, कम करते गए। जैसे पहले ये इतनी थी तो यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा था, फिर हमने इसकी वैल्यू कम कर दी, ये इतनी हो गई। ठीक है, तो जितने कम करेंगे उतना न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है पहले ये इतना था, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये अल्फ़ा जो 1 है वो अल्फ़ा 2 से छोटा है। फिर उसके बाद हम अगर इसकी डिस्टेंस और कम कर देंगे तो ये और ज़्यादा नज़दीक आएगा, इसके जल्दी नज़दीक आएगा। ठीक है, तो फिर और ज़्यादा ये क्या करेगा, यहाँ से जो इसका वैसे जाना ऐसे था, इसको यहीं से रास्ते से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर और अगर कम करेंगे तो फिर ऐसे करके ये चला जाएगा, और जब लास्ट में बिल्कुल हम 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जाएगा वो उसी एंगल से वापस होके आएगा। तो हमने क्या देखा, पहले इतनी रोटेशन थी, फिर उसके बाद और ज़्यादा रोटेशन हुई, फिर उसके बाद और ज़्यादा। जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है ना वो हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो एक बॉल की तरह रोटेट होके आ रहा है, कि जो बॉल है ना वो हमारी बॉल के ऊपर चल रही है, कि पहले तो क्या हुई ऐसे इंक्रीज़ हुई, फिर ऐसे नीचे रोटेट होके आने लग रही है। ठीक है, क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन 90 डिग्री से कम था, फिर उससे ज़्यादा हो गया, फिर उससे ज़्यादा हो गया, फिर उससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, वो बिल्कुल हमारा 180 डिग्री हो गया। तो ये था हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर का जो यहाँ पे इफ़ेक्ट है, कि वो क्या करता है, जो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा ज़्यादा है तो वहाँ पे वीक ऑफ फोर्स, जो फोर्स है वो क्या होगी, वीक होगी,
और फोर्स वीक होगी तो हमारी जो डेविएशन है वो भी कम होगी। डेविएशन कम होगी तो मतलब थीटा भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अब इससे को पढ़ने से पहले अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने हैं कि जो पर यूनिट एरिया में स्कैटर करेंगे, जैसे मान लिया हमने ये न्यूक्लियस है और इस ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल के कितने एरिया में हमारे पास जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है कितने वो इसमें स्कैटर करेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे जो साइन की पावर 4 θ/2। थीटा तो वही होगा जो एंगल बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे n थीटा है हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये तो था हमारा नॉर्मली डिस्कशन इम्पैक्ट पैरामीटर का। लेकिन अब हमें ये भी पता करना है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे न्यूमेरिकली। ठीक है, अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें ये पता है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है ना वो कितनी स्पीड से मूव करता है। जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड होती है 1.63 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होती है। किस कूलम फील्ड में किस के केस में ये होती है, ये जब हम गोल्ड न्यूक्लियस लेते हैं, गोल्ड फॉयल की बात करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम ये होती है हमारी। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो गोल्ड फॉयल से जब ये टकरा के आ रहे हैं, हमारे पास ओरिजिन हमारा गोल्ड फॉयल है यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे पास जो इम्पैक्ट पैरामीटर है हम वो 2-3 मान के चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, यहाँ टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है, ये वाला ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारे इम्पैक्ट पैरामीटर है। जैसे फर्स्ट इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 20 है, जो सेकंड इम्पैक्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू हमने मान ली 10 है, और जो थर्ड है उसकी वैल्यू है हमारी 2.5। तो मीन्स बिल्कुल अब तो ये इसके क्लोज ही आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी 2 से जाएगी, 2 से जब ये जा रहा है, अब यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा तो ये ऐसे टर्न कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और कम होगी, यहाँ से ये जाएगा यहाँ से, और फिर ये ऐसे टर्न करेगा। फिर ये 2.5 हो गई तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ से टर्न करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगी ना, इनमें रिपल्सन है यहाँ पे। ठीक है, रिपल्सन होते ही यहाँ पे स्कैटर हो जाएगा, और अगर इससे भी कम होगा बिल्कुल तो वो सीधा यहाँ से जाएगा, और इसके सेंटर यहाँ से जाना तो उसको सीधा था, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस की रिपल्सन की वजह से ये वापस बिल्कुल ऐसे आएगा। तो हमारी जो ये जैसे हमारी बॉल है ना, वो क्या क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। पहले ये था हमारे पास पाथ, फिर ये था हमारे पास पाथ, फिर ये, और फिर ये बिल्कुल नीचे, तो ऐसे करके आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा जो इम्पैक्ट पैरामीटर, जो हमने एग्जाम्पल की हेल्प से किया, जिसके अंदर हमने इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 2.5 फर्मी, 10 फर्मी और 20 फर्मी ली। अब हमने इतनी स्मॉल वैल्यू ही क्यों ली यहाँ पे, वो इसलिए ली क्योंकि हमारा जो साइज़ है इसका, हमने जैसे 2 न्यूमेरिकल किए थे लास्ट वीडियो में, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, जो हमारी R0 की वैल्यू थी, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस थी, वो फर्मी में आ रही थी, और हमारा जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो भी बहुत इससे भी स्मॉल है, और प्रोटॉन का भी स्मॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो ये वैल्यूज़ होंगी वो स्मॉल में ही होंगी, तो इसलिए हमने फर्मी में ही कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब जो हमारा रदरफोर्ड थे जो हमारे, उन्होंने फिर हमारे यहाँ पे एक कैलकुलेशन की थी, एनालिसिस किया था इम्पैक्ट पैरामीटर का, और जो हमारा थीटा था। हमने क्या पढ़ा था, जो स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर अगर ज़्यादा है, लार्ज अगर इसकी वैल्यू, तो फोर्स वहाँ पे क्या होगी, फोर्स वहाँ पे कम होगी। फोर्स कम है तो वहाँ पे इसका मतलब हमारा जो डेविएशन है मीन्स थीटा है वो भी कम होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो मीन्स ये इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा जो इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट पैरामीटर का उन्होंने डायरेक्ट जो हमें फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, वो जो हमारा फॉर्मूला है 1/4πε0 ZE² कोट θ/2 बाय में E। ठीक है, और यहाँ पे E क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हम इसकी हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये फिगर है, इस फिगर को देख के, इस इक्वेशन को देख के हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो की डिफ्लेक्शन है जो वो कम होगी। कब, जब हमारी जो हमारी डिफ्लेक्शन है वो कम होगी। ठीक है, वो क्या होगी, कम होगी। तो जब कम होगी तो इसका मतलब जो पैरामीटर है हमारा वो, उसकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। और अगर हमारी यहाँ पे थीटा की डिफ्लेक्शन है जो अगर वो क्या हो, लार्ज हो, तो हमारी यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये इसका आपस में इनका रिलेशन है, इंटरलिंक है जो। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी का भी इफेक्ट होगा यहाँ पे कुछ। काइनेटिक एनर्जी का भी यहाँ से देखते ही हमें क्या पता लग रहा है कि ये भी इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी लार्ज है तो हमारा जो बी पैरामीटर होगा वो कम होगा। तो हम किस किस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एनर्जी के साथ, फोर्स के साथ और थीटा के साथ। किस किस के साथ, एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, थीटा के साथ। थीटा मीन्स डिफ्लेक्शन, ठीक है, कि वो टकरा के कितने एंगल से टर्न होके जाएगी। और इसके अलावा और क्या था हमारे पास, फोर्स, ठीक है। तो वो फोर्स के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी और वो डिफ्लेक्शन के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एनर्जी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर बी पैरामीटर हमारा इंक्रीज होता है, वो लार्ज है अगर, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्मॉल होगी। और अगर ये हमारी लार्ज हैं तो ये बी पैरामीटर हमारा स्मॉल होगा। तो मेनली तो बेस्ड वो एनर्जी, जैसे एनर्जी हमारी ज़्यादा है तो वहाँ पे बी पैरामीटर कम होता है। अगर हमारा थीटा है वो ज़्यादा है तो हमारी बी पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे कम क्यों बोल रहे हैं, ये तो वैसे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लेकिन कोट थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी रिवर्स चलती है टेन थीटा की। टेन थीटा में इंक्रीजिंग वैल्यू होती है लेकिन कोट थीटा में हमारी डिक्रीजिंग वैल्यू होती है। इसलिए हमारा क्या है यहाँ पे जो बीटा है, जो बी पैरामीटर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोट थीटा बाय 2 के, ठीक है, या बोल सकते हैं थीटा के, ठीक है। तो ये था हमारा जो इम्पैक्ट पैरामीटर था। अब जो यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये हमारा क्या है, जो हमारे पास बीम है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, मतलब हमारे पास बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। तो सभी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनका जो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा अलग अलग होता है। तो जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, वो कम डिफ्लेक्शन शो करेंगे, मतलब कुछ एंगल से टर्न होंगे, छोटे से एंगल से, ठीक है, स्मॉल एंगल से। और जिसका पैरामीटर बिल्कुल कम है वो थोड़े ज़्यादा से, और जो और भी ज़्यादा है मीन्स बिल्कुल जीरो ही है जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर, तो वो बिल्कुल 180 डिग्री से ही वापस रिटर्न करके आ जाएंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो ट्रेजेक्ट्री है वो सजेस्ट करती है हमें साइज ऑफ टारगेट न्यूक्लियस इज स्मॉलर कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम न्यूक्लियस और इवन द इम्पैक्ट पैरामीटर। जो अल्फ़ा पार्टिकल की हमने ट्रेजेक्ट्री ये जो चेक की है, जैसे मतलब जिस पाथ से जैसे कैसे कैसे वो मूव करता है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है उसका साइज भी कंपेयर कर सकते हैं। हमारी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पड़ी थी हमने आर नोट से, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पड़ी थी ना हमने आर नोट से, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा साइज़ है न्यूक्लियस का उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा साइज़ है जो न्यूक्लियस का वो बहुत स्मॉल होगा इसके कंपैरिजन में। और सेकंड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसकी हेल्प से भी हमारा जो साइज़ है वो उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो पावरफुल वे है डिटरमाइन करने का, क्या, जो अपर लिमिट होती है हमारी साइज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ये जो पूरा का पूरा हमने ये प्ले किया है ये किसके ऊपर है, ये हमारे रदरफोर्ड के ऊपर ही है। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग वाला, ठीक है। तो उस वो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, एक पावरफुल वे है। मीन्स इसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट जो हमारी अपर लिमिट है साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की, सिर्फ इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे कम कम हमारे पास हो सकता है एटॉमिक न्यूक्लियस, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है जो हमारे यहाँ इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा का रिलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे जो हमारा थीटा है, हमने क्या बोला था कि अगर बी इंक्रीज होगा, बी अगर हमारा लार्ज होगा तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो स्मॉल होगा, क्योंकि डेविएशन क्या होगी, कम होगी। तो ये बात डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ फोर्स पे। और वो नेचर ऑफ फोर्स किस किस का है, फोर्स यहाँ पे लग किस किस के बीच में रही है, हमारे अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। तो जो यहाँ पे फोर्स लग रही है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है हमारी जो वैल्यू है बी और जो एंगल है थीटा, उनका दोनों का रिलेशन, ठीक है। तो ये था हमारा एक नोट्स मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जिसके अंदर हमने इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ा। पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी और ये चेक किया कि हमारा जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, अगर हम न्यूक्लियस के सेंटर से उसको रिप्रेजेंट करके देखें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि इम्पैक्ट पैरामीटर का हमारी फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है और थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो अगर हमारे पास नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने स्कैटर करेंगे पर यूनिट एरिया में, अगर वो निकालना हो तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया,
हमने कुछ वैल्यूज़ कंसीडर कर ली हमारे इम्पैक्ट पैरामीटर की, और फिर हमने वहाँ पे चेक किया कि अगर यहाँ से हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो जाएगा तो वो कितने एंगल से डेविएट होगा, और जो यहाँ से जाएगा वो कितने एंगल से डेविएट होगा, और यहाँ से जाएगा वो कितने एंगल से डेविएट होगा। तो जो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो रीबाउंड कर रहा है कि जैसे यहाँ पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, तो ऐसे आ रहा है ना, ऐसे हमें ऐसे लग रहा है कि पहले वाला इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। जैसे अगर आपने कभी वाटर देखा हो, जब फुहारा वगैरह चल रहा होता है तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ इमेजिनरी सा पाथ बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या वैसे ही इमेजिनरी पाथ बनेगा, क्योंकि अब ये 4 ही तो होंगे नहीं हमारे पास, अल्फ़ा पार्टिकल तो बहुत सारे होंगे ना, तो सभी की बौछार एक साथ आएगी, तो वो ऐसे लगेगा जैसे हमारी क्या है, बॉल के ऊपर हमारी जो बॉल है वो रिबाउंड कर रही है, ठीक है, रिटर्न होके हमारे पास आ रही है। तो फिर उसके बाद हमने क्या, जो रदरफोर्ड जी थे उन्होंने जो हमारी मतलब पैरामीटर था, जो इम्पैक्ट पैरामीटर, उसकी वैल्यू हमें न्यूमेरिकली दी थी, इसके इक्वल थी। तो हमने वहाँ से देखा अगर बी पैरामीटर ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी, और अगर ये कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। दूसरा हमने कंपेयर किया एनर्जी के साथ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया कि जो हमारा रदरफोर्ड है का जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये पावरफुल वे है क्या रिप्रेजेंट करने का, जो हमारा साइज़ है टारगेट न्यूक्लियस का, उसको कंपेयर करने का किस किस के साथ, हमारी जो यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच है न्यूक्लियस से और इम्पैक्ट पैरामीटर से, ठीक है। तो ये हमने दोबारा भी रिवाइज़ कर लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस पर भी प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।